नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। तो उसके आगे अभी तक हम लोगों ने 76 क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम लोग 77वें प्रश्न को आज देखते हैं। तो 77वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बहुलवादी है। कौन एक बहुलवादी है? तो डेविड स्टैन, ग्रेबियल आमंड या रॉबर्ट डहल तो अरस्तु। तो इसमें से ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट डहल जो है वो बहुलवादी जो है विचारक हैं, बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। तो इसका जो है व्याख्या देखेंगे। रॉबर्ट डहेल ने अपनी पुस्तक अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, अच्छी बुक है, मतलब याद रखेंगे, इसको याद रखने लायक है ताकि ये जो है मिलाने में आपको आता है। पोलियार्की में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है इन्होंने, ठीक है ना। अपनी इस पुस्तक में जो है लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे देख लेते हैं 78वां क्वेश्चन। 78वां है कि निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था। बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था, अभी हम लोगों ने जो है पीछे जो है समझा हुआ है, देखा भी हुआ है। तो एच जेलास्की या ज्याबोदा या मैकाइवर या ओटो वॉन गियर। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ओटो वॉन गियर। ऑप्शन डी, ओटो वॉन गियर। तो इसको देख लेते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम जो है ओटो वॉन गियर एवं मेटलैंड ने दिया था। याद रखेंगे, पूछ लेता है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार के समर्थक कौन है या प्रथम प्रवर्तक कौन है। तो ओटो वॉन गियर एवं मेटलैंड हैं। इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता को एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी। ठीक है, इन्होंने एकलवादी सिद्धांत के विरोध या विरुद्ध में जो है बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? ओटो वॉन गियर्क और मेटलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी होगा, समर्थक होगा, न तो विरोधी और न समर्थक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुलवाद जो है क्या है? ऑस्टिन। ऑस्टिन चूँकि एकलवादी हैं, एकलवादी या अद्वैतवादी है ना, एकलवादी या अद्वैतवादी हैं, और इन्होंने जो है कानूनी संप्रभुता के बारे में बात की है। हाँ, ये एकलवादी विचारक हैं, तो इसलिए बहुलवाद क्या होगा? बहुलवाद इनका विरोधी होगा, जिसके अभी हम लोगों ने देखा गियर्क और मेटलैंड बहुलवाद के जो है प्रवर्तक हैं, है ना, समर्थक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 80। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? संप्रभुता की अवधारणा कैसी अवधारणा है? तो राजनीतिक है, विधिक है, दार्शनिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन बी टिक हो जाएगा, ये एक विधिक है। विधिक अवधारणा। संप्रभुता कैसी है? संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः ये विधिक है ना। ये विधिक है, कानूनी है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया विधिक अवधारणा है। बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं, राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को ही संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो राजनीतिक दर्शनों में यह मत व्यक्त किया जा गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। कौन व्यक्त किया गया है कि राजनीतिक दर्शन में यह व्यक्त किया गया है कि समितियां जो हैं राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? किसने ये व्यक्त किया है? तो बोंदा हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं या ऑस्टिन। तो इसमें जो है आपके हॉब्स यानी ख और आपके रूसो, इन्होंने हॉब्स और रूसो ने क्या कहा है कि समितियां जो है राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक है। यानी ऑप्शन जो है आपका क ख क ग और ग घ घ ग, यानी ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा, हॉब्स और रूसो। थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है कि हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। ये याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। समितियां जो है राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, ऐसा कौन बोलता है? तो हॉब्स, और कौन बोलता है? रूसो बोलता है ना। याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। तो इसका ऑप्शन दिया है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, या विधि निर्माता निकाय में, या शासक दल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहा है यदि संविधान परम संप्रभु है ना, संविधान अगर सर्वोच्च है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। तो तात्कालिक संप्रभुता कहाँ पर आरोपित होगी?
है ना। तो तात्कालिक संप्रभुता जो है किस पे आरोपित होगी, तो निर्वाचकगण पे नहीं, वो तो राज्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं, है ना, राज्य का निर्माण करते हैं। विधि निर्माता निकाय में, विधि निर्माता निकाय का मतलब है जैसे संसद आपकी हो गई, है ना, तो तात्कालिक संप्रभुता कौन होगी, संसद ही होगी, है ना। संसद ही तो विधि कानून और निर्माण करेगी। तो संप्रभुता किसके हाथ में हुई, भाई ये तो परम संप्रभु है ही है, लेकिन जो है तात्कालिक संप्रभुता की बात कर रहे हैं, तो तात्कालिक संप्रभुता जो हमारे लिए नियम कानून और हमारी रक्षा के लिए बात करेगा, तो वो कौन हुआ, वो संसद हो जाएगी। समझ गए होंगे आप इसको। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता जो है संविधान का निर्माण करने वाली विधि निर्माता निकाय में आरोपित होगी। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, वैसे मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 83वां क्वेश्चन है आज का, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। बहुलवादी क्या कहते हैं, आगे का पहले देख लेते हैं जो है ऑप्शन। वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आड़े आता है, वह जनतंत्र का विरोधी है, या राज्य जनसेवा का निगम है। तो इसमें से ऑप्शन ए ठीक होगा। तो अब समझते हैं इसको क्यों ठीक होगा, कि बहुलवादी क्या मानते हैं कि राज्य जैसी कोई, मतलब राज्य एक सर्वोच्च संस्था नहीं, संप्रभु नहीं है ये, बल्कि ये जो अन्य समुदाय या समाज है, अन्य समुदाय या समाज है, उसी के समान ही एक समाज है। क्या कहता है, बहुलवादियों को मानना है राज्य को वो सर्वोच्च संस्था नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जैसे अन्य समाज है वैसे ये भी एक समाज है। कौन, राज्य। राज्य भी एक समाज है। इसलिए ये बहुलवादी क्या कहते हैं कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, मतलब कि दूसरे संगठनों को भी राज्य जितना वो बराबर मानते हैं। कौन, बहुलवादी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न समझते हैं। 84वां क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद, तो किसमें होगी लोकप्रिय संप्रभुता, तो वो जनता में हो जाएगी, है ना। इसके बाद यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं व्याख्या इसकी, तो आगे क्वेश्चन इससे बनेगा। तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। हमेशा याद रखिएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो वो जनता में निहित होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिपीटेड होते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। अन्य महत्वपूर्ण इसका जो तथ्य है वो देख लेते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अनिवार्य शर्त क्या है, तो क्या क्या शर्तें हैं कि सर्वजनीन मताधिकार, मतलब सभी के जो है मताधिकार रहेगा। विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण, मतलब कि जो लोग चुन करके जिन्हें भेजेंगे वहाँ पर जो है उनका जो है क्या कहते हैं कि अधिकार होगा, है ना, नियंत्रण होगा उनका। जो आप चुन करके भेजेंगे, जो भी हम नेता चुन करके भेजते हैं उनका क्या होगा, नियंत्रण होगा विधानमंडल पर। राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण, जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण मतलब कि जो भी वित्त होगा उस पर नियंत्रण कौन करेगा, तो जो हम लोग चुन के नेता भेजेंगे, जो उससे संसद वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल जो भी बनता है उसके जो अधिकारी होंगे, वो लोग जो नेता होंगे वो जो है वित्त पर नियंत्रण रखेंगे। उसके द्वारा जो बनी संस्था होगी वो वित्त पर नियंत्रण रखेगी। इस संकल्पना के अनुसार शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं, है ना। वह तभी तक सत्ता धारण करेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त हो। यानी कि कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि जो जनता है, आम जनता, उनके माध्यम से ही यहाँ पर शासन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में जनता की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करता है लोकतंत्र। यह सिद्धांत लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है ना, कि जो सरकार बनेगी वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके सारे कार्य करेगी, है ना। ये सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। इसके बाद दिया है लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। ये रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है क्या, लोकप्रिय प्रभु सत्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तरह की संप्रभुता को सर्वोच्च मानती है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। तो जनता को सर्वोच्च कौन मानेगा, राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। तो यहाँ पर जन संप्रभुता या लोकतंत्रवादी, है ना। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है क्या, लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत हैं। लोक
मतलब लोक का मतलब जनता यहाँ पर तात्पर्य है। जनता राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राजा हो गया। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकारी की प्राथमिकता होती है। या राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता है। तो कैसा होगा, लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, जनता के माध्यम से ही जो है संचालित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोक राजनीतिक यानी जनता राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होंगे, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए अब है 87वां क्वेश्चन। तो ये है कि सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है। सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करेगी। तो ये जनता, राजनीतिक अभिजन, संविधान, न्यायपालिका। तो हमें पता है कि सार्वजनिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जनता की बात की जाती है उसमें, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जनता। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई। देखिए अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। तो वो है डेविड ईस्टन, कार्ल डैच या रॉबर्ट ए डहल या एमिल बोरेल। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन व्यवहारवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 89वां 89th क्वेश्चन है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी, जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। तो किसकी विशिष्टता होगी। तो संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। ये देखिए प्रश्न फिर से वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। तो अगला प्रश्न है कि जितनी प्रभुसत्ताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। जितनी प्रभुसत्ताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। तो ये कथन कौन कहता है। तो गैटिल, डायसी, गार्नर या मैकावर। तो ये कथन है आपका गैटिल का, याद रखेंगे। कौन बात करता है, जितनी संप्रभुताएँ होती हैं उतने राज्य होते हैं। तो वही बात करते हैं आपके गैटिल महोदय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये बात कौन करता है, ऑस्टिन, जीन बोर्डिन या हॉब्स या लॉक। देखिए अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नहीं दिया है जिन्होंने ये कहा है। तो इसके जो है कथन करता है गैटिल महोदय। गैटिल महोदय बोलते हैं कि यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज अस्तित्व में नहीं रहेगा, है ना, कोई राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। और ये मतलब कि वही प्रभुसत्ता की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात करने वाले कौन हैं, तो ये एकलवादी सिद्धांत के विचारक जो हैं ऑस्टिन और हॉब्स। ये तो आपके जो है ये अवधारणात्मक जो है इन्होंने कहा हुआ है। अवधारणात्मक रूप में अगर पूछा जाए तो ऑस्टिन और हॉब्स महोदय ने इसका विकास किया। लेकिन इस कथन की बात करें तो ये गेटिल महोदय ने कहा है। तो वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से ऑस्टिन या हॉब्स जो है माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन दिया है कि जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मविनाश की संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यानी कि संप्रभुता किसी दूसरे को देने योग्य नहीं है, किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ऐसा कौन कहता है। तो यह है सीले, लीवर या गार्नर या गेटल। तो ऐसा कहते हैं लीवर महोदय, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रभुसत्ता या संप्रभुता लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये सुप्रीम, सोवियत, स्टूट्स या सुपरेनस। तो ये सुपरेनस से बना हुआ है। ये शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा हुआ था। तो यानी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रभु संप्रभुता या प्रभुसत्ता की विशेषता नहीं है। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भावता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अंतर्भावता, ये नहीं होगा संप्रभुता में। संप्रभुता स्थायित्व होती है, ये निरपेक्ष होती है और अविभाज्य होते हैं। यहाँ पर अंतर्भावता जो है इसकी विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है सॉवरेनिटी, सर्वसत्ता, यह लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये लिखा है सुपरनस। तो इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश में याद रखिएगा, सुपर एनस, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर दिया रहता है। बाकी सुप्रीम, सोवियत और स्टैच्यूट, तो ये सब गलत है, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा सुपर एनस शब्द से, है ना। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई प्रबंध नहीं होता है। ये कौन कहता है। तो हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा, लॉक। तो ऐसा बोंदा कहते हैं, है ना, बोंदा कहते हैं। प्रभुसत्ता के जो है विचार के
ये प्रतिपादक भी माने जाते हैं। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्रभु सत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में किसी मानवीय समुदाय को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न बनाता है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा, में कहा कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासकों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई प्रबंध नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है ना। आगे क्या कहते हैं कि प्रभु सत्ता पर अन्य विचारकों की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो ग्रोशियस के अनुसार जो है प्रभु सत्ता उस व्यक्ति को सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य के अधीन नहीं होते हैं और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। बर्गेस क्या कहते हैं कि प्रभु सत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। इसके बाद जेलेनिक महोदय भी जो है कथन कहते हैं कि जेलेनिक के अनुसार प्रभुसत्ता राज का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। इसके बाद विलोबी हैं। विलोबी क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज की सर्वोच्च इच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज को अन्य समुदाय से अलग करती है, इसलिए संप्रभुता को राज का प्राण तत्व कहा जाता है। संप्रभुता को, ये इम्पॉर्टेंट है। संप्रभुता की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तु एवं मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलती है। याद रखेंगे, पूछता है कभी कभी कि संप्रभुता की प्रारंभिक झलक कहाँ मिलती है, तो अरस्तु और मैकियावेली के विचारों में मिलती है। लेकिन फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक एवं न्यायशास्त्रवेत्ता जीन बोदा ने 16वीं शताब्दी में, प्रभुसत्ता कब से है मानी जाती है, तो 16वीं शताब्दी में एक सिद्धांत के रूप में इसका समुचित व्याख्या की। इसलिए बोदा को संप्रभुता का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में कहता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। बोदा के इन विचारों को अल्थ्यूसियस, ह्यूगो ग्रोशियस, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन आदि विचारकों ने आगे बढ़ाया। यह ऑस्टिन के नेतृत्व में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। ऑस्टिन ने क्या किया था, कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये अभी हम लोगों ने देखा है, तो वो हैं हीगल, कांट, बोंदा या मिटलैंड। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, बोंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, ट्रिक बनाकर आप पढ़ें। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। कानून का जहाँ कोई नियंत्रण ना हो तो वो बोंदा हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है बर्गेस, डुगवी या जॉन बोंदा या जेलिनेक। तो ऑप्शन सी सही है, जॉन बोंदा। अगला प्रश्न है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि के अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी है? तो फिर से वही घुमा फिरा के पूछता है। तो बोंदा, ऑस्टिन, मैकियावेली, हॉब्स। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बोंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 100वां प्रश्न है कि संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्न में से कौन था? तो लॉक, रूसो, ऑस्टिन और बोंदा। ऑस्टिन ने क्या था, जो विधिवादी सिद्धांत है यानी कानूनी जो संप्रभुता है, कानूनी संप्रभुता, इसकी बात करता है, मतलब इसके जनक कहे जाते हैं कौन, ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। अच्छाई और बुराई के बीच का, या नैतिक और अनैतिक के बीच का, या न्याय और अन्याय के बीच का। तो ये इसमें सभी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना, उपयुक्त सभी, यानी अपनी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। जो संप्रभु के मध्य विभेद करता है हॉब्स, वो अच्छाई और बुराई के मध्य होता है, वो नैतिक और अनैतिक के मध्य होता है, वो न्याय और अन्याय के मध्य होता है, यानी ऑप्शन डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता या संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दी जाए। ऐसा कौन कहेगा? लास्की, यानी कि ये बहुलवादी है ना, कैटल, गिलक्राइस्ट या प्लेटो। तो ये ऐसा कहने वाले लास्की हैं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, R.H. टॉनी या S.G. हॉब्सन। तो जॉन टॉनी जो है नागरिक संप्रभुता से जो है संबंध हैं, याद रखेंगे ये, यानी ऑप्शन सी, R.H. टॉनी।
अगला क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता, मतलब कि संप्रभुता को नकारते हैं तो कौन है ये, ओटो वॉन गियरके या लियो डुग्वी या अर्नेस्ट पार्कर या एडी लिंडसे। तो वो सार्वजनिक सेवा को जो है ऊपर मानते हैं और संप्रभुता को राज्य का जो है विशेषता नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑप्शन बी, लियो डुग्वी ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न हो गया कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान है तो स्वतंत्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा कौन मानता है या ऐसा कौन कहता है, तो फ्रीडमैन है या हैक हैं या आई बर्लिन है या एल स्ट्रॉस हैं। तो ऐसा कहने वाले हैं ऑप्शन सी, आई बर्लिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आई बर्लिन की बुक है जो है 4 एसे ऑन लिबर्टी, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें जो है वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र में भले ही कुछ बंधन लगाए परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे, है ना। इसके बाद अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है कथन और कारण। तो देख लेते हैं कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। क्या कारण था उसका कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकरण और ईसाईपन से उत्पीड़ित थी। बिल्कुल सही बात है। मध्य युग में क्या था कि सामाजिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण था और वहाँ पर क्या पोप, चर्च, राज इन्हीं सबका जो है ज़्यादा जो है वर्चस्व था। अतः जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर संप्रभुता का विकास नहीं हो सका, कब, मध्य युग में। तो यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। बहुत ही अच्छा है। केल्सन, विलोबी, ओपेनहाइम या बेंथम। तो ये होंगे ओपेनहाइम, यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ओपेनहाइम ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ओपेनहाइम क्या कहते हैं कि संप्रभुता के बारे में बोलते हैं कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। संप्रभुता के बारे में ये बोलते हैं। 108वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का शायद लास्ट होगा या इसके बाद एक और होगा। क्वेश्चन है कि संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है कि इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। जितना अर्धवर्ग या अर्ध त्रिभुज की बात करते हैं उतना ही अर्ध संप्रभुता की। याद रखेंगे, अर्धवर्ग या अर्ध त्रिभुज की बात करें तो वहाँ पर कौन होगा, लीबेर, जेंक्स या कैल्हाउन या गार्डनर। तो ऑप्शन सी कैल्हाउन, याद रखेंगे, बिल्कुल फैक्ट है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संप्रभु राज के दिन अब लद चुके हैं। संप्रभु राज के दिन अब लद चुके हैं, यानी संप्रभुता की जो है नकारात्मक बात करता है। तो ये है एल टी हाबहाउस या ए डी लिंडसे या बेंथम या मिटलैंड। तो ऐसी बात कौन बोलता है, तो ए डी लिंडसे, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। याद रखेंगे, फैक्ट है। तो आज से दोस्तों संप्रभुता का पार्ट जो है ये हम लोग ख़त्म करेंगे और अगला जो है न्याय से संबंधित जो भी रिवीजन होगा उसको करेंगे। अब इसकी आप संप्रभुता की वीडियोस आप देखने के लिए पीछे की सारी वीडियो देखिए और उसको नोट डाउन करिए। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपको और जिस विषय पर और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।